बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। यमन की जिंदगी कहे जाने वाले हुदैदा पर कंट्रोल के लिए सऊदी इत्तेहाद ने जबरदस्त हमला कर दिया। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। हुदैदा पर कब्जे के लिए सऊदी इत्तेहाद का जबरदस्त हमला, मकामी लोगों में दहशत। अल-हूसियों ने कहा एक जंगी जहाज तबाह कर दिया। हुदैदा की लड़ाई से 2.5 लाख लोगों की जान को खतरा, यूनाइटेड नेशंस ने किया खबरदार, कहा सिविलियंस की हिफाजत की जाए। यमन की लाइफ लाइन के लिए फैसला कुन लड़ाई के बीच सऊदी इत्तेहाद ने जाजान में अल-हूसियों का मिसाइल मार गिराया। ईरान को फायदा नहीं होगा तो न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएगा, हसन रूहानी ने दी वार्निंग। फ्रांस के सदर से टेलीफोन पर बातचीत। सीरियन फौज ने इस्राएली सरहद के करीब एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया। मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। इराक में मुख्तदा असदर और ईरान की ताईद रखने वाले ग्रुप के बीच सियासी इत्तेहाद। हैदर अल अब्बादी ने कहा दोबारा इलेक्शंस नहीं होंगे। पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ के 4 सिपाही हलाक। सरहदी इलाके में तनाव, बीजेपी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। फुटबॉल फैंस का इंतजार खत्म। फीफा वर्ल्ड कप जुमेरात से शुरू होगा। पहले मैच में रशिया सऊदी टकराव। दो 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर करेंगे। मोरक्को की दावेदारी को शिकस्त। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सऊदी अरब की ताईद रखने वाली इत्तेहादी फोर्सेस यमन की हुदैदा बंदरगाह के करीब पहुंच गई हैं। बताया गया कि इत्तेहादी फौजों ने हुदैदा पर जबरदस्त हमला शुरू किया। इस हमले में सऊदी अरब, यूएई और इत्तेहादी लश्करों के जंगी हवाई जहाज और समंदरी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। यमन की जलावतन हादी हुकूमत के ओहदेदारों ने यह बात बताई। हुदैदा को यमन के ज्यादातर लोगों की जिंदगियों के लिए लाइफ लाइन कहा जाता है। इस दौरान अल-हूसियों के लीडर मोहम्मद अली अल-हूसी ने मगरबी मुल्कों की ताईद रखने वाले इत्तेहाद को वार्निंग कि वो हुदैदा बंदरगाह पर हमला ना करे। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि उनके सिपाहियों ने इत्तेहादी फौज पर जवाबी हमले किए हैं। अल-हूसियों की तरफ से चलाए जाने वाले अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि 2 मिसाइलों के जरिए सऊदी इत्तेहाद की फौज को निशाना बनाया गया। इस इलाके में कोई 6 लाख लोग रहते हैं। सऊदी इत्तेहाद के हमलों में तेजी और लड़ाई की वजह से मकामी लोगों में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सऊदी अरब और इत्तेहादी फौजों ने 2015 में अल-हूसियों के कब्जे के बाद हादी हुकूमत को बहाल करने के नाम पर यमन में हमले शुरू किए थे। सऊदी अरब के अल अरबिया टेलीविजन चैनल ने हुदैदा ऑपरेशन शुरू होने की तस्दीक की। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि इस लड़ाई की वजह से 2,50,000 लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। सऊदी अरब की एयरफोर्स इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिपाहियों को हवाई मदद दे रही है। इस दौरान अरबी जबान के एक न्यूज चैनल ने खबर दी है कि हुदैदा पर सऊदी इत्तेहाद ने जबरदस्त हमले शुरू किए और यूएई की ताईद रखने वाले सिपाहियों शहर के बाज़ इलाकों में अल-हूसियों के ठिकानों पर हमला कर दिया। अल-हूसी मीडिया में भी जबरदस्त लड़ाई की खबरें दी गई हैं। कहा गया कि हुदैदा एयरपोर्ट और दूसरे मकामात पर झड़पें हो रही हैं। यूएई सऊदी अरब के इत्तेहाद का एक अहम रुकन है। उसने अल-हूसियों को हुदैदा छोड़ने के लिए मंगल तक की डेडलाइन दी थी। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया कि अल-हूसी हुदैदा को हथियारों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अल-हूसियों की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी ने कहा कि जवाबी हमले में सऊदी इत्तेहाद के एक जंगी जहाज को तबाह कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इस इलाके में एक दूसरे जहाज को भेजने की खबर है। इस दौरान अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अमरीकी फौज हुदैदा के हमले में अहम रोल अदा कर रही है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने भारी जानी नुकसान की वार्निंग दी है। अमरीकी मीडिया में दावा किया गया कि वाशिंगटन अपने खलीजी इत्तेहादियों को हवाई हमलों के लिए इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से ये बात कही गई। यूनाइटेड नेशंस और दूसरे आलमी इमदादी ग्रुपों ने पिछले कुछ दिनों में हुदैदा से अपने स्टाफ को वापस बुला लिया।
बच्चों से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि इस लड़ाई से हुदैदा और आसपास के इलाकों में बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यूनिसेफ के डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि 11 मिलियन बच्चों को फौरी इंसानी इमदाद की जरूरत है। इस लाइफलाइन को तबाह करने के भयानक नतीजे निकलेंगे। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस और यूनाइटेड नेशंस ने यमन जंग के तमाम फरीकों से कहा कि वो सिविलियंस की हिफाजत करें। उन्होंने हुदैदा की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। यमन से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आलमी कानून के मुताबिक तमाम फरीकों को सिविलियंस की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि मुतासरा लोगों तक इमदाद पहुंच सके। रेड क्रॉस ने वार्निंग दी कि हुदैदा के हालात से यमन का बहरान और ज्यादा संगीन हो जाएगा। ये 3 साल से जारी लड़ाई में सऊदी इत्तेहाद का सबसे बड़ा हमला है। सऊदी अरब का इल्जाम है कि ईरान अल-हूसियों की मदद कर रहा है। इस कार्रवाई के दौरान हवाई हमले भी किए गए। इस दौरान यमन की जिलावतन हादी हुकूमत ने कहा कि हुदैदा से अल-हूसियों को निकाल बाहर करने के लिए तमाम पुरअमन और सियासी तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। हुदैदा यमन पर कंट्रोल के हवाले से काफी अहम मकाम है। हादी हुकूमत ने एक बयान में कहा कि हुदैदा बंदरगाह की आज़ादी अल-हूसियों के जवाल की शुरुआत होगी और इसके जरिए बाबुल मंदब के इलाके में जहाज़ों की ट्रैफिक को महफूज बनाया जा सकता है और ईरान के हाथ काटे जा सकते हैं। ये इलाका दारुल हुकूमत सना से 150 किलोमीटर दूर है। हुदैदा बंदरगाह सूखे के हालात का सामना करने वाले यमन में खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई के हवाले से काफ़ी अहमियत रखती है। यमन जंग में एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 10,000 लोग हलाक हो चुके हैं, लेकिन गैर सरकारी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा कई वबाई बीमारियां भी फूट पड़ी हैं और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कहा जाता है कि यमन में सबसे ज़्यादा बीमार लोग हुदैदा में ही रहते हैं और वहाँ के 70% लोग, खासतौर पर बच्चों को भुखमरी का खतरा है। यमन जंग की वजह से 2 मिलियन लोग बेघर हुए। हादी हुकूमत के एक वजीर ने कहा कि अल-हूसियों ने जंगे लड़ने के लिए 2000 बच्चों को भर्ती किया है। हादी हुकूमत की वजीर समाजी मामलात और लेबर ने कहा कि यमन के 4.5 मिलियन बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया है और 2372 स्कूलों को तबाह किया गया है। यूएई के एक ओहदेदार ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो अल-हूसियों पर हुदैदा को छोड़ने के लिए दबाव डाले। यूएई के वजीर खारजा अनवर करकाश ने कहा कि अल-हूसी हुदैदा को अपनी जंग को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी एयर डिफेंस ने जाजान इलाके में अल-हूसियों की तरफ से फायर किए गए मिसाइल को रोकने का दावा किया है। सऊदी ओहदेदारों ने कहा कि इस मिसाइल को जानबूझकर सिविलियन और आबादी वाले इलाकों की तरफ छोड़ा गया था। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि ऐसे हमले आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी वाम ने सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी के हवाले से कहा कि जाजान शहर पर ईरान की ताईद रखने वाले अल-हूसियों के मिसाइल को सुबह 3:46 पर मार गिराया गया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अगर न्यूक्लियर समझौते से बाहर निकलने के अमरीकी फैसले के बाद ईरान को फायदा नहीं होगा तो ईरान भी न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएगा। रूहानी ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ये बात कही। रूहानी ने कहा कि अगर ईरान इस समझौते के फायदे हासिल नहीं कर सकता है तो उसमें बरकरार रहना भी नामुमकिन है। ईरानी सदर ने न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए यूरोपीय मुल्कों, खासतौर पर फ्रांस के बयानात और कोशिशों की तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात के साथ अमली कदम भी उठाने चाहिए और हल निकालना चाहिए ताकि ईरान इस समझौते से फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा होने नहीं देना चाहिए कि एक बेहतरीन सिफारती कारनामे को बाज लोगों के एक तरफा फैसले से तबाह कर दिया जाए। रूहानी ने कहा कि इस समझौते पर दस्तखत करने वाले बाकी मुल्क ईरान और यूरोपीय यूनियन अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील एक बेहतरीन समझौता है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील का कोई बदल नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और माली मसाइल का हल निकालना चाहिए और ये यूरोपीय मुल्कों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि उनके मुल्क को यूरोप से इस बारे में कोई एक्शन प्लान अब तक नहीं मिला है कि अमरीकी कदम के बाद किस तरह ईरानी मफादात की जमानत दी जाएगी। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया की फौज ने इसराइल के हमलों से बचाव के लिए गोलान पहाड़ियों के इलाके में अपने एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया है। सीरियन हुकूमत के एक हामी कमांडर ने यह बात बताई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस कमांडर के हवाले से कहा कि फौज आने वाले दिनों में डिफेंस को और मजबूत करेगी। सीरिया की फौज ने इस इलाके में रशिया के जदीद वेपन सिस्टम्स को तैनात किया है। इस दौरान सीरिया की फौज इसराइल और जॉर्डन की सरहदों के करीब मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन की तैयारियां कर रही है। इसराइल चाहता है कि सीरिया की इत्तेहादी फोर्सेस, खासतौर पर हिजबुल्लाह, गोलान पहाड़ियों के इलाके से दूर रहे, लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा कि उनकी तंजीम सीरिया में मौजूद रहेगी जब तक दमिश्क की हुकूमत ऐसा चाहेगी। कुछ दिन पहले सीरिया के वज़ीर ख़ारजा वलीद अल मौलिम ने कहा था कि बशार अल असद हुकूमत मुल्क के तमाम इलाकों को आज़ाद कराएगी।
तुर्की ने कहा कि वो ईरान इराक सरहद पर कुर्दों की फोर्स पीकेके के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के बारे में ईरान के साथ रब्त में है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मवलूद कावुसोगलू ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हुदैदा पर कब्जे के लिए सऊदी इत्तेहाद का जबरदस्त हमला, मकामी लोगों में दहशत। अल हूसियों ने कहा एक जंगी जहाज तबाह कर दिया। हुदैदा की लड़ाई से 2.5 लाख लोगों की जान को खतरा, यूनाइटेड नेशंस ने किया खबरदार, कहा सिविलियंस की हिफाजत की जाए। यमन की लाइफ लाइन के लिए फैसला कुन लड़ाई के बीच सऊदी इत्तेहाद ने जाजान में अल हूसियों का मिसाइल मार गिराया। ईरान को फायदा नहीं होगा तो न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएगा, हसन रूहानी ने दी वार्निंग। फ्रांस के सदर से टेलीफोन पर बातचीत। सीरियन फौज ने इस्राएली सरहद के करीब एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया, मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। इराक में मुख्तदा असदर और ईरान की ताईद रखने वाले ग्रुप के बीच सियासी इत्तेहाद, हैदर अल अब्बादी ने कहा दोबारा इलेक्शंस नहीं होंगे। पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ के 4 सिपाही हलाक, सरहदी इलाके में तनाव, बीजेपी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। फुटबॉल फैंस का इंतजार खत्म, फीफा वर्ल्ड कप जुमेरात से शुरू होगा। पहले मैच में रशिया सऊदी टकराव। दो 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर करेंगे, मोरक्को की दावेदारी को शिकस्त। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इराक के शिया आलिम मुख्तदा असदर और ईरान की ताईद रखने वाली बदर तंजीम के लीडर हादी अल अमीरी ने दोनों पार्टियों के बीच सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया। इराक के नजफ शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया। मुख्तदा असदर के इत्तेहाद सायरू ने इराक के पार्लियामेंट इलेक्शंस में सबसे ज्यादा 54 सीटें हासिल की, जबकि ईरान की ताईद रखने वाली वॉलंटियर फोर्सेस के इत्तेहाद ने दूसरा मकाम हासिल किया। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी ने कहा है कि वो दोबारा इलेक्शंस कराने के हक में नहीं है। उन्होंने वार्निंग दी कि जो कोई सियासी अमल में खलल डालने की कोशिश करेगा उसे सजा दी जाएगी। हाल ही में बाज़ बैलेट बॉक्सेस में आग लगने की खबरें आई थी। मुख्तदा असदर अमेरिका के कट्टर मुखालिफ हैं। 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के बाद उनकी महदी आर्मी ने अमेरिकी फौज से कई जगह जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। फलस्तीनी अथॉरिटी ने मगरबी किनारे के कई शहरों में गजा के लोगों की ताईद में होने वाले मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर की वेबसाइट ने यह बात बताई। कहा गया कि हजारों लोग गजा के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए और पाबंदियां बर्खास्त करने का मुतालबा करने के लिए मुजाहरे करना चाहते थे। रामल्ला के एक रेफ्यूजी कैंप के करीब फलस्तीनियों और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें कुछ लोग जख्मी हुए। बताया गया कि एक इसराइली सिपाही को चाकू से कत्ल करने वाले मुलजिम की तलाश में धावे किए जा रहे थे जब ये झड़पें शुरू हुई।
अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ मुलाकात के लिए अपने आप को मुबारकबाद दी और कहा कि नॉर्थ कोरिया अब न्यूक्लियर खतरा नहीं रहा। उन्होंने सिंगापुर के दौरे के बाद एयरफोर्स वन हवाई जहाज के जरिए वापसी के दौरान ट्विटर पर यह बात कही। ट्रंप ने सिंगापुर में किम जोंग उन से मुलाकात की थी, जिसके दौरान कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने का वादा किया गया। इसके बदले अमेरिका साउथ कोरिया के साथ अपनी फौजी मशकें रोक देगा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ के 4 सिपाही हलाक हो गए और 3 जख्मी हुए। मरने वालों में एक ऑफिसर भी शामिल है। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल राम अवतार ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने मंगल की रात फायरिंग शुरू की, जिससे हमारे 4 सिपाही हलाक हुए, जिनमें असिस्टेंट कमांडेंट रैंक का एक ऑफिसर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 3 सिपाही जख्मी हुए। ओहदेदार ने बताया कि बीएसएफ सिपाहियों ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस महीने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का यह दूसरा बड़ा वाकया है। पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ जवानों की हलाकत के बाद सरहदी इलाकों में तनाव पैदा हो गया। इस दौरान बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का मुतालबा किया। कश्मीरी पंडितों की पैंथर्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देना चाहिए। मुंबई की एक ऊंची इमारत में भयानक आग भड़क उठी, जहां अदाकारा दीपिका पादुकोण का भी घर है। प्रभा देवी इलाके में वाक़ विमान टावर्स की 33वीं मंजिल पर यह आग भड़क उठी। फौरी तौर पर 6 फायर इंजन और 5 जंबो टैंकर्स और एम्बुलेंस को मकाम पर भेजा गया। इमदादी कारकुनों ने 90 से ज्यादा लोगों को इमारत से बाहर निकाला। किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। मकामी लोगों ने बताया कि इमारत से काला धुआं निकलने लगा और समंदर से आने वाली हवाओं की वजह से आग भड़क उठी। मुंबई पुलिस ने बताया कि उसके स्टाफ फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के लिए जरूरी कार्रवाई की। पता चला कि ये आग दोपहर 2 बजे शुरू हुई। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि 2 फ्लोर्स बुरी तरह मुतासिर हुए। दीपिका पादुकोण उसी बिल्डिंग की 26वीं मंजिल पर रहती हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने फैंस से कहा कि वो महफूज हैं। उन्होंने उनके ताल्लुक से फिक्र करने के लिए तमाम फैंस का शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सड़क के एक हादसे में 18 लोग हलाक हो गए। 26 जख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। मुतासरा लोगों का ताल्लुक कन्नौज, मैनपुरी और फर्रुखाबाद जिलों से है। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने हलाक होने वालों के रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। झारखंड की दारुकमत रांची के करीब एक मस्जिद के इमाम पर हमले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाफिज अजहरुल इस्लाम और उनके भाई पर उस वक्त हमला किया गया था जब वो नमाज के बाद घर लौट रहे थे। ओहदेदारों ने कहा कि हमला आवर शराब पिए हुए थे। बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2018 जुमेरात को रशिया में शुरू होगा। इस वर्ल्ड कप में 32 टीमों को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मेला है। फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि दुनिया भर से 10 लाख से ज्यादा फुटबॉल फैंस मैचेस देखने के लिए रशिया आ रहे हैं। अब तक 2.4 मिलियन टिकट्स बिक चुके हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन टिकट्स बाहर के मुल्कों के लोगों ने खरीदे हैं। दुनिया भर में इस वर्ल्ड कप के ताल्लुक से काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। पहला मैच रशिया और सऊदी अरब के बीच खेला जाएगा। तमाम टीमें रशिया पहुंच चुकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 15 जुलाई को खेला जाएगा। दुनिया भर में फुटबॉल मैचेस को दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीन्स का इंतजाम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की तकरीबन आधी आबादी टेलीविजन पर फीफा वर्ल्ड कप देखेगी। हिंदुस्तान में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के ताल्लुक से काफी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। खासतौर पर कोलकाता फुटबॉल फैंस काफी जोशो खरोश में हैं और कोलकाता को अर्जेंटाइन के रंग में रंग दिया गया है। कोलकाता में आमतौर पर अर्जेंटाइन टीम को काफी सपोर्ट किया जाता है। मेजबान रशिया, सऊदी अरब, इजिप्ट और यूरुग्वाय के साथ ग्रुप ए में है। इस टूर्नामेंट की अहम टीमों में ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटाइन, फ्रांस और स्पेन शामिल है। सऊदी अरब के अलावा ईरान, मोरक्को, इजिप्ट और ट्यूनिस भी इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं। जुमला 11 शहरों के 12 मकामात पर वर्ल्ड कप के 64 मैचेस खेले जाएंगे। इस दौरान ईरानी फुटबॉल टीम के लिए एक बुरी खबर है। टीम के हेड कोच फैसला करेंगे कि क्या अहम स्ट्राइकर मेहदी करीमी को पहले मैच में खिलाया जाए या नहीं, जिन्हें चोट लगी है। ईरान का पहला मैच जुमे को मोरक्को के साथ होने वाला है। इस दौरान स्पेन के हेड कोच जूलियन लोपेटेगी को वर्ल्ड कप शुरू होने से बिल्कुल पहले बरतरफ कर दिया गया है। मैड्रिड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नए कोच का जल्द ऐलान किया जाएगा। इस दौरान ये बात तय हो गई है कि 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। 2026 के वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा 48 टीमें हिस्सा लेंगी। 2022 का वर्ल्ड कप कतर में खेला जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
हुदैदा पर कब्जे के लिए सऊदी इत्तेहाद का जबरदस्त हमला, मकामी लोगों में दहशत, अल-हूसियों ने कहा एक जंगी जहाज तबाह कर दिया। हुदैदा की लड़ाई से 2.5 लाख लोगों की जान को खतरा, यूनाइटेड नेशंस ने किया खबरदार, कहा सिविलियंस की हिफाजत की जाए। यमन की लाइफ लाइन के लिए फैसला कुन लड़ाई के बीच सऊदी इत्तेहाद ने जाजान में अल-हूसियों का मिसाइल मार गिराया। ईरान को फायदा नहीं होगा तो न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएगा, हसन रूहानी ने दी वार्निंग, फ्रांस के सदर से टेलीफोन पर बातचीत। सीरियन फौज ने इस्राएली सरहद के करीब एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया, मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। इराक में मुख्तदा सदर और ईरान की ताईद रखने वाले ग्रुप के बीच सियासी इत्तेहाद, हैदर अल अब्बादी ने कहा दोबारा इलेक्शंस नहीं होंगे। पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ के 4 सिपाही हलाक, सरहदी इलाके में तनाव, बीजेपी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। फुटबॉल फैंस का इंतजार खत्म, फीफा वर्ल्ड कप जुमेरात से शुरू होगा, पहले मैच में रशिया सऊदी टकराव। दो 2026 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर करेंगे, मोरक्को की दावेदारी को शिकस्त। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।